देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में भारत ने पाकिस्तान को एक बार फिर से आईना दिखाया है। दरअसल भारतीय राजनयिक सीमा पुजानी ने कहा है कि पाकिस्तान के लोग खुद रोजी रोटी के लिए तरस रहे हैं, लेकिन भारत के साथ ऑब्सेशन नहीं छूट रहा है। इससे पहले पाकिस्तान की विदेश राज्य मंत्री हिना रब्बानी खान ने आपको बता दें कि पाकिस्तान का बिना नाम लिए पारंपरिक हथियारों और गैर पारंपरिक हथियारों की सप्लाई पर चिंता जताई थी। उन्होंने कहा था कि इससे दक्षिण एशिया की रणनीति स्थिरता और पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी को खतरा है, जिसका भारतीय राजनयिक सीमा पुजानी ने पुरजोर विरोध किया और आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को आड़े हाथों लेते हुए उसे आईना दिखाने का काम किया। भारतीय राजनयिक सीमा पुजानी ने पाकिस्तान को आतंकी देश बताया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैला रहा है। साथ ही भारतीय राजनयिक ने तुर्की और ओआईसी को भी सलाह देते हुए कहा कि भारत के अंदरूनी मामले में दखल न दें। उन्होंने जोर देकर कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के पूरे क्षेत्र भारत का हिस्सा थे और है, हमेशा रहेंगे भी। सीमा पुजानी ने कहा कि पाकिस्तानी मंत्री के मुंह से मानवाधिकारों की बात सुनना मजाक है। पाकिस्तान में आवाज उठाने वाले गायब हो जाते हैं। भारतीय राजनयिक ने कहा कि पाकिस्तान के अपने जांच आयोग को पिछले एक दशक में गुमशुदगी की 8,463 शिकायतें मिली है। यूएनएचआरसी में भारत का प्रतिनिधित्व कर रही सीमा पुजानी ने कहा कि जो लोग भारत में अल्पसंख्यकों की आजादी की बात करते हैं, वो पहले अपने गिरेबान में झांक ले। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के लिए धार्मिक आजादी नहीं है, वे अपने धर्म का पालन नहीं कर सकते। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान में अहमदिया समुदाय की आजादी का मुद्दा उठाया। सीमा पुजानी ने कहा कि पाकिस्तान में अहमदिया समुदाय को केवल अपनी आस्था का पालन करने के लिए प्रताड़ित किया जाता रहा है। कश्मीर को लेकर भी भारत ने पाक को कड़ा जवाब दिया। सीमा पुजानी ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों के पूरे क्षेत्र भारत का हिस्सा थे और हमेशा रहेंगे। पड़ोसी मुल्क हमेशा से भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने का काम कर रहा है। पाकिस्तान पोषित आतंकवाद को बेनकाब करते हुए भारतीय राजनयिक ने कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा ही आतंकियों को संरक्षण दिया। आतंकी हाफिज सईद और आतंकी मसूद अजहर का वर्षों से पालन पोषण किया जा रहा है। आतंकी ओसामा बिन लादेन तो पाकिस्तानी आर्मी की डिफेंस कॉलोनी में के बगल में ही रहता था। और चलिए इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ प्रकाश शाह जी हैं, पूर्व राजनयिक हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। और रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल जे.एस. सोढी साहब है, जो कि रक्षा विशेषज्ञ है। सर आपका भी बहुत स्वागत है। सोढी जी, इस खास कार्यक्रम की शुरुआत आपके साथ ही करते हैं। पाकिस्तान को एक बार फिर से भारत ने नसीहत दी है और साथ ही साथ पाकिस्तान के झूठ की पोल भी खोल कर रख दी है। इसे कैसे देखते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के आरोपों का किस तरह से करारा जवाब दिया गया, न सिर्फ आतंकवाद के मुद्दे पर बल्कि ये भी बताया कि आप कहां पर किस तरह से और क्या स्टैंड रखते हैं, ये भी आपकी कहीं ना कहीं पोल खोलता है। नेहा जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। पाकिस्तान के अंदर इतना भारत विरोधी नफरत है कि वो आज आर्थिक तरीके से टूट चुका है, लेकिन उसकी अकड़ नहीं जा रही हो। बार बार वो भारत के ऊपर गलत और झूठे इल्जाम लगा रहा है। नेहा जी, 1947 में जब भारत आजाद हुआ और पाकिस्तान एक नया राष्ट्र बन के उभरा, तब पाकिस्तान में हिंदुओं की संख्या 15% थी। 2017 में ये घट के 2.15% ही रह गई। 1947 में सरदार पाकिस्तान में 6.2% थे और 2017 में सिर्फ 0.01% रह गए। जबकि इसका बिल्कुल विपरीत देखिए भारत में 1950 में भारत में 9.8% मुसलमान थे और 2022 में
14.2% मुसलमान हैं। तो पाकिस्तान को पहले अपने गिरबान में झांकना चाहिए। नेहा जी, आज पूरी दुनिया में भारत सबसे सुरक्षित देश है, चाहे मुसलमानों के लिए, सिखों के लिए या ईसाइयों के लिए। अगर अगले जन्म में भगवान मुझसे पूछते हैं कि मैं कौन से देश में पैदा होना चाहूंगा, तो मैं बिना हिचक के बोलूंगा भारत में। जी ठीक है प्रकाश जी, जिस बात का जिक्र अभी सोढ़ी साहब कर रहे थे, देखिए मानवाधिकार का भी जिक्र करता है पाकिस्तान। क्या मानवाधिकार का जिक्र करना पाकिस्तान की तरफ से शोभा देता है क्या? कम से कम जो हालात वहां पर देखिए, हाल ही में एक मामला सामने आया जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, तो एक परिवार की जो पूरी फैमिली थी उसमें से कुछ सदस्य पाकिस्तान में चले गए थे, कुछ भारत में रह गए थे। तो उस वक्त जो सिख थे वो आज भी सिख है भारत में, लेकिन जो वहां पर सिख थे वो मुस्लिम बन गए। तो ये हालात जब पाकिस्तान में हैं और किस तरह से बाकी जो धर्म के लोग हैं उनको परेशान करना, उनका धर्म परिवर्तन करवाना, ये तमाम चीजें तो अलग है। लेकिन जिस तरह से UNHRC में भी भारत ने पाकिस्तान को इन तमाम मुद्दों पर लताड़ा है, चाहे मानवाधिकार का मुद्दा हो, चाहे कश्मीर का मुद्दा हो, चाहे आतंकवाद का मुद्दा हो, इसे आप कैसे देखते हैं सर? नहीं, देखिए, सरकार उसको शायद डेलिबरेटली कुछ करती नहीं है, लेकिन उनका ये पोजीशन आ गया है कि फॉरेन एक्सचेंज, फूड, फ्यूल एक्सेट्रा इतने कम हो गए हैं और इसके भाव इतने बढ़ गए हैं बिकॉज ऑफ द यूक्रेन वॉर कि सबका दोष पाकिस्तानी आवाम को लेना पड़ता है। तो इसमें ऐसे ये कितना फर्क हो गया है कि पाकिस्तान कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के मुसलमान सब पाकिस्तान जाने वाले थे। अभी ये लोग, इन्होंने ऐसे जवाब देते हैं कि हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर, हिंदुस्तान के फॉरेन मिनिस्टर वो बहुत अच्छे हैं, पाकिस्तान के हिंदुस्तानी को ऐसा नहीं बनाना चाहिए और पाकिस्तानी को हमको बहुत बनाते हैं। तो इनका सवाल ये है कि क्यों हम पाकिस्तानी, हिंदुस्तानी जिसको हम क्रिटिसाइज करते थे, जिसको हम पिछले 50-55 साल बहुत ही क्रिटिसाइज करते थे, तो इनका ये देश में आवाम बहुत ही अच्छी तरह रह रहे हैं, खाना मिलता है, फ्यूल मिलता है वगैरह, तो पाकिस्तान को क्यों नहीं मिलता है? जी इसीलिए बिल्कुल, जाहिर तौर पर सवाल तो ऐसे में बहुत खड़े होते हैं, लेकिन पाकिस्तान में धार्मिक अल्पसंख्यक को स्वतंत्रता नहीं, इस बात पर भी आईना भारत ने दिखाने का काम किया है सोढ़ी साहब। क्योंकि ये बार बार कहा जाता है, और आपको याद होगा जब धारा 370 हटाई गई थी कश्मीर से, उसके बाद भी इस विषय को बहुत बखूबी तरीके से कई देशों ने उठाया था कि देखिए भारत में मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। अब जब भारत ये कहता है कि पाकिस्तान में धार्मिक अल्पसंख्यकों को स्वतंत्रता नहीं है कि वो आसानी से अपना जीवन यापन कर सके, तो ये तमाम और देश भी देख रहे हैं। ये जो संख्या है, ये जो आंकड़े आपने भी थोड़ी देर पहले बताए थे, ये तो बाकी देश भी देख रहे होंगे कि किस तरह से स्वतंत्रता नहीं है। आतंकवाद पर भी खरी खरी सुनाई है भारत ने। आतंकवाद पे तो अमेरिका भी जानता है और बाकी देश भी जानता है कि पाकिस्तान किस तरह से आतंकियों को पालता है, उनका पालन पोषण करता है। क्योंकि ओसामा बिन लादेन बार बार ये कहता रहा पाकिस्तान कि पाकिस्तान में नहीं है, और वो इस्लामाबाद में ही मिला, एबटाबाद में मिला। अब उस सवाल इस बात को लेकर है कि पाकिस्तान का जो झूठ है वो बार बार सामने आया है, और एक बार फिर से भारत ने कहीं ना कहीं आईना दिखाने का काम किया है इन तमाम विषयों पर भी। बिल्कुल नेहा जी, आपने सही कहा। पाकिस्तान आज आतंकवादियों का गढ़ बन चुका है। पाकिस्तान आज माइनॉरिटीज के अगेंस्ट जो जुल्म हो रहे हैं उसका भी गढ़ बन चुका है। और पाकिस्तान के 3 सबसे अच्छे मित्र अमेरिका, चीन और इस्लामिक देश ये सारी बातें जानते हैं, लेकिन तब भी ये नजरअंदाज करते हैं। तब वो पाकिस्तान के ऊपर टिप्पणी करने से चूकते हैं या हिचकते हैं। इसका कारण ये है कि
खासकर अमेरिका और चीन के लिए पाकिस्तान बहुत ही अहम है, क्योंकि उसकी जियोपॉलिटिकल लोकेशन की वजह से। अमेरिका के लिए इसलिए क्योंकि अफगानिस्तान आतंकवादियों का गढ़ तो है ही है पाकिस्तान के साथ, और 9/11 के हमले के बाद अमेरिका पाकिस्तान के साथ अच्छे रिश्ते रखना चाहता है कि अगर दोबारा ऐसी घटना हो तो पाकिस्तान की धरती का इस्तेमाल कर सके अफगानिस्तान के ऊपर वार करने के लिए, जैसे वो करता भी आया है। चीन के लिए पाकिस्तान इसलिए अहम है क्योंकि चीन भारत को हर तरीके से, हर तरफ से घेरना चाहता है, और हमारे वेस्टर्न फ्रंट पे पाकिस्तान है तो पाकिस्तान को इस नजरिए से पाकिस्तान को कुछ बोलता नहीं है। लेकिन हकीकत को कोई छुपा नहीं सकता। आज कोई भी माइनॉरिटी पाकिस्तान में बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, और जैसे मैंने पहले आंकड़े दिए, आज वहां पे गिने चुने हिंदू और सिख रह गए हैं। तो आज वक्त आ चुका है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, जैसे भारत बिल्कुल सही कर रहा है कि हर अंतर्राष्ट्रीय फोरम में इस बात को उठा रहा है, और हमें ये चीज करते रहना चाहिए, क्योंकि जितना हम पाकिस्तान को एक्सपोज करेंगे, पाकिस्तान को आइसोलेट करेंगे, उतना भारत के लिए भी अच्छा है, और पाकिस्तान पूरी दुनिया को एक दुनिया जान जाएगी पाकिस्तान असल में है क्या। पाकिस्तान में नेहा जी सिर्फ 2-3 चीजें चलती हैं: भारत विरोधी नफरत, हिंदुओं विरोधी नफरत, सिखों विरोधी नफरत, ईसाइयों विरोधी नफरत। पाकिस्तान के हर नागरिक को किसी और के साथ प्यार नहीं है, सिर्फ अपने देश और मजहब के साथ, और यही कारण है कि आज पाकिस्तान पूरा बर्बाद हो चुका है। ठीक है, पाकिस्तान पूरा बर्बाद हो चुका है और क्या आलम है ये तो पूरी दुनिया देख रही है। लेकिन प्रकाश जी, भारत ने UNHRC में पाकिस्तान को तो लताड़ा ही, साथ ही पूरी दुनिया को भी ये बताया कि देखिए पाकिस्तान की असलियत क्या है। लेकिन उसके बावजूद क्या लगता है कि कुछ असर होगा? क्योंकि FATF की ग्रे लिस्ट से भी अब बाहर आ गया है पाकिस्तान। अब सवाल इस बात को लेकर है कि लगातार जब भारत पाकिस्तान को आईना दिखाने का काम कर रहा है, हर बैठक में यही आईना दिखाता है कि देखिए आप क्या है, आपकी स्थिति क्या है। कम से कम इन स्थितियों को आंकते हुए तो ये जहर उगलना और आतंकवादियों को पालना बंद करे, लेकिन उसके बावजूद भी वो तो सुधरता नहीं है। लेकिन बाकी देशों की आंखों पर जो पट्टी बंधी हुई है वो हटेगी क्या? हाँ, जरूर हटेगी। टाइम देना चाहिए, क्योंकि ऐसा होता है कि जैसे नॉन अलाइंड मूवमेंट में हम लोग बात करते रहते थे कि पाकिस्तान बुरा है, ये है, वो है, और इसका मतलब ये नहीं है कि वो ये सब जानते नहीं है। ये खाली पब्लिक में पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका वगैरह को क्रिटिसाइज करने की अभी उनकी ये नहीं हुई है। तो उन्होंने ये सोचा हुआ है कि धीरे धीरे जब पाकिस्तान की हालत खराब होती रहेगी तो इसी टाइम पे उनके आंखों में से हटेगा पर्दा, और वो देखेंगे कि इनको कितना क्रिटिसिज्म देना है। जी बिल्कुल। लेकिन अब सवाल इस बात को लेकर भी है कि आखिर अगर तमाम और देशों को वक्त दिया जाए, क्योंकि बहुत टाइम से, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की फितरत अब से ऐसी है, बहुत टाइम से ऐसी है और लगातार भारत इस बात को उठाता है। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि जब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एकजुटता की बात आती है तब वो एकजुटता वहां पर नहीं दिखाई देती पाकिस्तान के खिलाफ। ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर इसके पीछे की क्या वजह। बात सभी करते हैं कि आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, बात सभी कहते हैं कि आतंकवाद को खत्म करना चाहिए, लेकिन भारत प्रमुखता के साथ आगे बढ़ता है, प्रमुखता के साथ इस मुद्दे को उठाता है। जब एकजुटता की बात आती है सूरी साहब, तो एकजुटता वो क्यों नहीं दिखाई देती? तमाम देश जब कदम उठाने की बात आती है और ये कहते हैं कि हाँ आगे बढ़िए, तो वो आगे बढ़ने के जो कदम है वो नहीं उठाए जाते बाकी देशों की तरफ से। इसके पीछे की वजह क्या है? सिर्फ बोलने से तो काम नहीं चलता, उसके लिए तो कदम भी उठाने पड़ते हैं। नेहा जी, इसका मुख्य कारण है कि पाकिस्तान की जो जियोपॉलिटिकल लोकेशन है उसकी वजह से अमेरिका और चीन पाकिस्तान को हमेशा समर्थन देते आए हैं। लेकिन जैसे जैसे भारत आर्थिक तरीके से और सैनिक शक्ति से मजबूत हो रहा है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक महाशक्ति बन के उभर चुका है, अब भारत जो कह रहा है उसकी बात में बहुत वजन हो रहा है। और जैसे अभी प्रकाश जी ने सही बताया कि इसका फर्क आस्ता आस्ता पड़ रहा है और आने वाले वक्त में इसका फर्क और पड़ेगा। आज की तारीख में दुनिया में अमेरिका की बात हर देश क्यों मानता है? क्योंकि अमेरिका के पास पैसा भी है और सैनिक शक्ति भी है।
पिछले 9-10 साल में भारत आर्थिक शक्ति बहुत उभर चुकी है उसकी। पिछले साल ही जर्मनी की कंपनी स्टैटिस्टा उसने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें उसने कहा कि दुनिया की सबसे अच्छी सेना भारतीय सेना है। तो जैसे जैसे हमारी आर्थिक शक्ति बढ़ेगी, हमारी सैनिक शक्ति बढ़ेगी, भारत की बात में और वजन आएगा। और वो दिन दूर नहीं है कि जब हम देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी पाकिस्तान के खिलाफ एकजुट होगी और पाकिस्तान को और आइसोलेट किया जाएगा। लेकिन वो वक्त आने से पहले भारत बिल्कुल सही कदम ले रहा है, हर अंतर्राष्ट्रीय फोरम में इस मुद्दे को उठा रहा है। आपके जैसे अच्छे चैनल्स इसको बार बार ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, प्रिंट मीडिया में आर्टिकल्स आ रहे हैं। जब तक हम इसके बारे में बातचीत करेंगे नहीं, जब तक हम इस मुद्दे को उठाएंगे नहीं, तब तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ये आवाज पहुंचेगी नहीं। तो मेरे को पूरी उम्मीद है, जैसे प्रकाश जी ने भी कहा, कि थोड़े से वक्त की बातें हम देखेंगे, पाकिस्तान के ऊपर एक्शन होने लग जाएगा। उसी वक्त का सर इंतजार मुझे लगता है पूरा देश कर रहा है, उसी वक्त का इंतजार हम और आप भी कर रहे हैं कि कब ये वक्त आएगा जब पूरी दुनिया पाकिस्तान के खिलाफ होगी और ये एक सुर में कहेगी अब आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठनी चाहिए और कदम भी उठाने चाहिए। प्रकाश जी, क्योंकि आज ये वक्त आ ही गया है और मुझे लगता है कि वो वक्त, उस वक्त का तो हम इंतजार सब कर ही रहे हैं जब पूरी दुनिया इसके खिलाफ होगी। लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा ये आतंकियों को संरक्षण दिया, इस बात का जिक्र भी इस बैठक में किया गया और भारत की तरफ से कहा गया आतंकी हाफिज सईद, आतंकी मसूद अजहर पाकिस्तान में मौजूद है। सर, आज जो स्थिति हम पाकिस्तान की देख रहे हैं, आर्थिक व्यवस्था कितनी चरमरा गई है, आर्थिक तौर पर बिल्कुल टूटा हुआ है पाकिस्तान और उसके बावजूद भी सुधरने का नाम नहीं ले रहा। क्या एक मुख्य वजह ये है, भले ही एफएटीएफ की लिस्ट ग्रे लिस्ट से बाहर हो गया हो, लेकिन उसके बावजूद भी आर्थिक तौर पर मजबूत आखिर क्यों नहीं पाकिस्तान हो रहा? और क्या इसकी एक मुख्य वजह ये भी है क्योंकि आतंकवादियों को संरक्षण दिया जाता है, इस बात को भले ही तमाम लोग जानते हो लेकिन उसके खिलाफ बिल्कुल कदम उठाने में कतराते हैं। एक वजह यह भी है क्योंकि आतंकवादियों को संरक्षण देने की बात बार बार कही जाती है और इस बात को सभी लोग जानते भी हैं। देखिए नेहा जी, इसमें बात यह है कि जो उनके आतंकवादियों के जो फैमिलीज हैं उनको अपने बच्चों को भेजना नहीं चाहिए आतंकवाद करने के लिए। और इनको ये समझना चाहिए कि जितना ज्यादा हम करेंगे इतना वो लोग नहीं जाएंगे। और जब वो लोग जाना बंद कर देंगे आतंकवाद में हिंदुस्तान के साथ, तो उसी टाइम पे जो दुनिया भर की आतंकवाद के अगेंस्ट जो बातचीत हो रही है वो धीरे धीरे पाकिस्तानी फैमिलीज में आएगी। और जब पाकिस्तानी फैमिलीज में आएगी तो वो अपने आप जोर से उसको क्रिटिसाइज करेंगे। तो यही बात है के लिए हम लोगों को रुकना है और रुकना है इसीलिए कि अब लोगों को पता चल गया है कि पाकिस्तान आतंकवादी नेशन है, लेकिन जो नहीं कभी पता चला हुआ है कि कब पाकिस्तान को पब्लिक में दुनिया भर में हम क्रिटिसाइज करें। बिल्कुल, तो जाहिर तौर पे दुनिया भर में क्रिटिसाइज करने की बात भी कही जा रही है। बहुत शुक्रिया सर आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो भारत ने एक बार फिर से पाकिस्तान को आईना दिखाने का काम किया है, पाकिस्तान को लताड़ा है और ये बात साफ तौर पर खुले मंच पर कही है कि पहले अपने मुल्क को संभालो, उसके बाद दूसरों पर उंगली उठाने का काम करना। पहले सबसे पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि आप किस तरह से आतंकवाद को पनाह दे रहे हैं, आतंकवादियों को पनाह दे रहे हैं और किस तरह से आपके देश में आर्थिक व्यवस्था के तौर पर आप कितने चरमराए हुए हैं, लोग कितनी दिक्कतों का शिकार हो रहे हैं और साथ ही साथ अल्पसंख्यकों की तादाद कितनी घटती जा रही है। इस बात पर भी पाकिस्तान को सोचना और विचार करना चाहिए कि आपके यहाँ पर मानवाधिकार का किस तरह से उल्लंघन किया जा रहा है, बजाय दूसरों को नसीहत देने के। इसी के साथ मुद्दा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।